नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हमारी करंट अफेयर चल रहा था मई 2020 का, और लास्ट में जो बताया गया था वो बताया गया था रेल बैट के बारे में। रेलवे ने एक रोबोट बनाया, रोबोट डिवाइस बनाई उसके बारे में। और अब हम उससे आगे शुरू करेंगे, पर उससे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि सेव अर्थ, धरती बचाइए और अपने जीवन में एक पौधा ज़रूर लगाइए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पौधा लगाएंगे तो वो इस आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो जीवन है, उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद उपयोगी होगा। क्योंकि मानव के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है ऑक्सीजन, और सर्वाधिक ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है पौधों से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आगे हम कि क्या हमारा टॉपिक चल रहा था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मध्य प्रदेश में एक वाहन बनाया है संजीवनी नामक। ठीक है ना। उसका काम क्या है? उस काम ये कि ना जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो उससे जो है ना किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जांच कर सकते हैं उसके बिना संपर्क में आए। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आजकल सबसे अधिक जो काम हो रहा है ना कोरोना के ऊपर ही हो रहा है। तो अगर उन्हें लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध है या लग रहा है कि इन्फेक्टेड हो सकता है, तो वो संजीवनी नामक जो वाहन है उसके अंतर्गत सारी चीज़ें हैं, और उसे जो है उसे टेस्ट कर सकते हैं। उसने मतलब उसे वो इन्फेक्टेड तो नहीं है ना। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश ने संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया है। इसकी मदद से स्वास्थ्यकर्मी किसी भी संदिग्ध मरीज की जांच बिना उसके संपर्क में आए कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। और राज्य श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी में 24% है। मतलब जो श्रमिकों की भागीदारी है राज्य की, वो 24% है छत्तीसगढ़ राज्य की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि भारतीय सेना द्वारा जो है नी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, टूर ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि इज़राइल है, इज़राइल देश में ना हर इंसान को नौकरी करना आवश्यक है। हर इंसान आर्मी के लिए नौकरी अवश्य करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। अगर किसी को फालवर का काम आता है वो फालवर करेगा, किसी को जनरल ड्यूटी करनी है जनरल ड्यूटी करेगा, पर उसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल नौकरी में देने ही देने हैं। ऐसे कई देश हैं जहाँ पे नौकरी फ़िक्स है कि यहाँ का हर इंसान फ़ौजी होगा या आर्मी में होगा। इसी के तहत इन्होंने क्या काम किया कि भारतीय सेना ने बेरोजगारी से निपटने के लिए एक स्कीम चलाई कि टूर ऑफ ड्यूटी, ये मिशन का नाम है। इसके तहत क्या करेगा वो कि युवा को 3 साल के लिए अधिकारी सैनिक के पद पर नियुक्त करेगा। कहने का मतलब जैसा इंसान होगा, जैसे उसकी योग्यता होगी, उसके हिसाब से उसे ड्यूटी दी जाएगी टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पे। कहने का मतलब आने वाले वक्त में अगर किसी भी देश से लड़ाई हो जाती है तो हमारे देश का हर इंसान एक आर्मी मैन होना चाहिए। उसमें गन चलाने की, जैसे इसराइल है, इसराइल का हर इंसान, घर में रहने वाला हर एक आदमी, इसराइल की जनसंख्या का एक एक पर्सन आर्मी मैन है। अगर उन्हें आवश्यकता पड़े तो पूरा देश एकजुट होकर हथियार लेके खड़ा हो जाता है ना। तो ये लोग चाह रहे हैं कि भारत देश में जितने भी नागरिक हैं वो सब के सब मन से भी सैनिक होने चाहिए, जैसा कि सब लोग हैं ही हैं, और उस तन से भी सैनिक होने चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर सभी आदमी, सभी इंसान, सभी नागरिक आर्मी का साथ दे सकें, देश का साथ दे सकें। इसीलिए ये प्रोग्राम शुरू किया है टूर ऑफ ड्यूटी। मेरे को बड़ा पसंद आया ये प्रोग्राम, पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल में देश के लिए बहुत बड़ा जज्बा होगा। तो उनके देश के लिए जज्बा है ना उनका, वो इसके थ्रू अपना जज्बा पूरा कर सकेंगे इस टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है कि हाँ जी हमसे रेस नहीं लगी थी, या ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। यहाँ तक कंपलसरी है, हर इंसान को 3 साल नौकरी करनी पड़ेगी, सैनिक के पद पे हो चाहे किसी पद पे हो। वो सिर्फ बनाएंगे उस लायक वो करे। सही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि दरअसल कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हमारे देश की एक जगह है मणिपुर में जिसका नाम है खुदूल। तो खुदूल में उन्होंने एक पहल की हुई है कोविड-19 से निपटने के लिए। करीब 100 लोग हैं जिसमें कार्यरत हैं। एक इन्होंने दल बनाया हुआ है, और जो डेली वेतनभोगी हैं या एड्स प्रभावित लोग हैं ना, उनको एक खाना वाना प्रोवाइड कराते हैं। खाना या उनकी आवश्यक सुविधाएं जो चीज़ चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड कराते हैं। एक प्रकार का एनजीओ की तरह काम करें। तो इसको ना संयुक्त राष्ट्र ने नोट आउट कर लिया है, और उसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की
खुदूल को विश्व की 10 पहलों में, मतलब टॉप 10 में उसे शामिल किया है। अब इसमें देखो लिखा हुआ जो बता रहा था कि इस पहल में 100 स्वयंसेवकों को दल गठित किया जिन्होंने दैनिक वेतन भोगी एवं एड्स प्रभावित लोगों को भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हाल ही में मिजोरम सरकार ने क्या किया है कि खेल को औद्योगिक दर्जा दे दिया है, मतलब इसे बिजनेस बना दिया है कि एक प्रकार का बिजनेस है। वैसे बहुत दिन से चल रही थी कि ये उद्योग, खेल उद्योग, भारत सरकार तो इसे बहुत दिन पहले दे चुकी थी दर्जा, लेकिन अभी जो अगर पूछा जाए कि हाल ही में किसने दिया है, तो हाल ही में मिजोरम ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान कर दिया है। और मिजोरम सरकार द्वारा यह निर्णय खेल के निवेश को बढ़ाने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु किया गया है। हमारा नेक्स्ट है इस महीने की कुछ नियुक्तियां हैं, वो नियुक्तियां थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं कि नियुक्तियां क्या क्या हैं। नियुक्ति में अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष दोबारा बने, पिछली बार भी यही थे। जो हमारी लोक लेखा समिति है, सही है, उसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट हमारा गोविंदा रुजुल चिंटला, ये नाबार्ड के अध्यक्ष हुए हैं। दूसरा है श्रीकांत माधव, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाए गए। 3 नियुक्तियां हुई हैं इस माह की। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, कुछ निधन हैं, कुछ लोग जो विशेष थे और उनका निधन हुआ है इस माह में। वो हैं, एक अजय कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य रहे हैं। दूसरा एक बलवीर सिंह हैं सीनियर, ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक भी जीता था। और एक हैं अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन लोगों का निधन हुआ है इस माह में। अब हम देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत सबसे पहले बात करेंगे सूचकांक में। सूचकांक में क्या कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स है, जिसे WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला जो स्थान मिला है वो स्वीडन को मिला है, और भारत का जो स्थान है वो 74वां है, जबकि 2019 में 76वां था। कहने का मतलब भारत ने इसमें बढ़त हासिल की है और स्थिति थोड़ी सुधरी है पिछली बार से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 4 मई को 2020 को NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अजरबैजान में हुआ है। और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोदी जी ने हिस्सा लिया। दरअसल इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, बेलग्रेड में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि वियतनाम में ना भारतीय पुरातत्व जो हमारा सर्वेक्षण है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, उसने क्या काम किया, एक शिवलिंग की खोज की है। शिवलिंग मिला है मतलब वियतनाम में, और शिवलिंग मिला है 1100 साल पुराना कम से कम। तो उसके बारे में बात बता रहे हैं कि सवाल आने लगे कि 1100 साल पुराना शिवलिंग कहाँ मिला है, तो वियतनाम में मिला है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को मिला है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हाल ही में नेपाल ने क्या किया है कि एक नया मानचित्र जारी किया है, और उसने क्या काम किया है कि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को उसने अपना बता दिया है कि हमारा है, ऐसे है वैसे है। अभी आप देख रहे होंगे हाल ही में खबरों में भी रहा, तो हमारे यहाँ से बयान जारी हुआ था कि नहीं हमारा तो जो है बेटी दामन का साथ है, समथिंग कुछ ऐसा ही कोई कमेंट किया था हमारे गृह मंत्री साहब ने। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, बेटी रोटी का, सॉरी, कि नेपाल के साथ जो हमारा रिश्ता है वो रोटी बेटी का रिश्ता है, ऐसा नहीं है, ये सब बातें गलत हैं। जबकि अगर बात करूं ओरिजिनल या जो बात है असली, वो ये है कि हाल ही में नेपाल ने 19 मई 2020 को एक नए मानचित्र को मंजूरी दी है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख दर्रा जो है हमारा, एवं लिपुया धुरा, ये जगह है ऊपर ही, को शामिल किया गया। जबकि लिपुलेख एवं काला पानी क्षेत्र भारत पर अपना दावा करता है। दरअसल भारत जो है अपना दावा करता है कि लिपुलेख और काला पानी हमारा है। आता है ना, हम पढ़ते हैं ना लिपुलेख दर्रा है, तो वही लिपुलेख की बात हो रही है। और नेपाल कह रहा है कि नहीं जी आपका नहीं, लिपुलेख हमारा है। तो ये एक नई एक स्थिति पैदा हुई है नेपाल के और भारत के बीच में, जो कि ये है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में ईरान ने अपने देश की मुद्रा है, उनकी वहाँ की मुद्रा जो रियाल थी, तो जैसे हमारे यहाँ देश में करेंसी चेंज हुई ना, ऐसे ही ईरान ने भी थोड़ी सी मुद्रा बदली है, और उसने क्या काम किया है, एक नई मुद्रा जारी की अपने यहाँ पे, जिसका नाम है टोमन। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस के छात्रों के लिए विशेष सवाल है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल कर क्या रखा है। तो मुद्रा का नाम है टोमन, और एक टोमन में होते हैं 10,000 रियाल। इससे पहले जो मुद्रा थी रियाल थी, और ऐसा उसने क्यों किया, ताकि मुद्रास्फीति से निपटा जा सके।
मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है जब पैसे की कीमत कम हो जाए, ठीक है ना, या फिर मार्केट में पैसा अधिक मात्रा में आ गया, बहुत अधिक मात्रा में, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए उस मुद्रास्फीति की स्थिति से बचने के लिए उसने क्या काम किया, एक नई मुद्रा जारी की है जिसका नाम है टोमन, और एक टोमन में 10,000 रियाल होते हैं, ये मैंने नीचे डिफाइन किया आपको। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 20 मई 2020 को NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन, जैसा कि मैंने पहले बताया था, शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और इसमें भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भाग लिया। अब मैंने आपको बताया था कि इसी में जो है अभी मोदी जी ने भी भाग लिया था, और इसी में हमारे यहाँ के हर्षवर्धन मंत्री जी इन्होंने भाग लिया था, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओंगटे शिशालीवेव ने की, और इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। आपको याद हो तो मैंने जस्ट अभी 1 सेकंड पहले बताया था, ये रहा ऊपर कि NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट था, 1961 में बेलग्रेड में स्थापना हुई, और इसका शिखर सम्मेलन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अजरबैजान में। बिल्कुल वही शिखर सम्मेलन है ये भी, और इसमें हुआ ये है कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भाग लिया है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये भी अजरबैजान में हुआ, और शिशालिएव थे वहाँ के, ओंगटे शिशालिएव, जो कि अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बस मेन याद रखना है कि नेम क्या है, इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई, और बाकी तो आपको पता लग गया कि अजरबैजान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमारे देश में एक महापुरुष हुए हैं जिन्हें कहा जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें 1931 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इज़राइल ने क्या किया है कि उनके यहाँ पे एक रोड है जिसका नाम है तेल अवीव, तो उस तेल अवीव रोड का नाम बदल करके टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। ये किसने किया है? इज़राइल ने किया है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, इज़राइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ को अवसर पर तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। और टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। 1931 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो नेक्स्ट आगे हमारा पॉइंट है कुछ नियुक्तियां हैं दोस्तों, ये ऊपर चला गया किसी कारणवश। नियुक्तियों में क्या क्या है? नियुक्तियों में है, तो इसमें जो पहली नियुक्ति है वो है मुस्तफ़ा अल कादिमी की, जो कि इराक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया कि नियुक्ति, चयन और मनोनय, इन चीज़ों में एक डिफरेंस होता है, अंतर है। वीडियो ज़रूर देखिएगा, संविधान से संबंधित है। और जो आदमी वीडियो देखेगा, जो व्यक्ति, उसे संविधान की इतनी समझ हो चुकी होगी कि भारत देश नहीं वरन कोई भी अगर वो संविधान पढ़ के समझना चाहेगा तो उसका एक बेसिक कंसेप्ट डेवलप हो चुका होगा दिमाग में कि संविधान कैसे पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्कोस ट्रायोज। मार्कोस ट्रायोज की बात यह है कि एक बैंक है जिसका नाम है NDB, या आप कह लीजिए न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके साथ ये है कि जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो लोग इसके सदस्य देश हैं, और इस बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई में स्थित है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। इसके जो अध्यक्ष हुए हैं नए, वो मार्कोस ट्रायर्स हुए हैं। बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक घटनाक्रम से, और आर्थिक घटनाक्रम क्या कहता है कि 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र CMEI ने बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार जो लॉकडाउन में भारतवर्ष में जो बेरोजगारी दर है वो 27.1% हो गई है, और भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है करीब, ठीक है जी। अब आप समझ लीजिए 121 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार कितने लोगों के पास है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि 12 मई को प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसकी घोषणा की जिसके तहत 20 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है, और इस योजना में किसानों को, मजदूरों को, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम SMSE, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्मॉल माइक्रो, और इस तरह से मतलब एक फुल फॉर्म है इसकी। हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को
विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि महाराष्ट्र में राज्यों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एक एडीबी के साथ $177 मिलियन का समझौता किया है। सही है। ये एक महाराष्ट्र सरकार राज्य मार्गों के निर्माण के लिए किया गया है वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं हम थोड़ी सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भारतीय नौसेना ने शुरू किया मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो उसके लिए मालदीव में जहाज़ भेजे गए हैं जहाँ से वहाँ से लोग वापस आएंगे। फिर भारत आने के बाद उनकी कोरोना टेस्टिंग भी की जाएगी कि भाई किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद उन्हें भारत में आराम से आने दिया जाएगा। नेक्स्ट है रूस द्वारा इस वर्ष क्या हुआ है, एक उपग्रह उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है आर्टिका एम। और इस उपग्रह ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखने के लिए ये उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि रूस द्वारा इस वर्ष पहला उपग्रह आर्टिक एम लॉन्च किया है और इस उपग्रह से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के मौसम संबंधी घटनाओं पर नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्च किया है चीन ने। कौन सा? इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। इसे लॉन्च किया है और यह रॉकेट चीन के तियांगोंग नामक अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में सहायता करेगा। दरअसल चीन का एक अंतरिक्ष स्टेशन है तियांगोंग जो कि ऊपर है आकाश में। उस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण में भी सहायता करेगा और ये रॉकेट वहाँ के लिए लॉन्च किया गया ताकि यहाँ से आवश्यक सामग्री जो है वहाँ के लिए चाहिए वो जा सके और अंतरिक्ष यात्री चांद पर भेजने के लिए भी उसने इसे बनाया है मतलब। नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़ी एक धरती, मतलब जैसे हमारी धरती है ना ऐसे एक और ग्रह ढूंढा है जो पृथ्वी से बड़ा है और सारी व्यवस्थाएं उसकी देखने में पृथ्वी जैसी हैं। और वो ग्रह पृथ्वी, मतलब ये समझ लीजिए कि जैसी पृथ्वी है सेम ऐसे, उसका नाम इसलिए सुपर अर्थ रख दिया है। क्या रखा गया? सुपर अर्थ। यहाँ जीवन संभव हो सकता है और इस ग्रह का द्रव्यमान अधिक है पर यह अधिक ठंडा हो सकता है। अभी ये नहीं पता है कि ठंडा अधिक है, गर्म अधिक है या मौसम की स्थिति कैसी है, लेकिन इसकी स्थिति देखते हुए लगता है कि हाँ जिस तरह से अर्थ पृथ्वी पर रहते हैं उस तरह से शायद यहाँ पर भी जीवन संभव हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की स्थापना की जाएगी और इसका उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। सही है दोस्तों। तो ये भी एक पॉइंट था कि INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक की मिसाइल पार्क की जाएगी। INS हमारा एक जहाज है। INS कलिंग जो है ये एक जहाज है, समुद्री बेड़ा है और इसमें ये मिसाइल इंस्टॉल की गई है। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं सम्मान जो आगे आने वाले हैं उनमें कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम, यूनेस्को ने गिलोर्मी कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया है 2020 में और जिनेथ बायोट्रेसा लीसा जो कि कोलंबिया के पत्रकार हैं इनको दिया है ये अवार्ड। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1997 में हुई थी और यह 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया पर प्रदान किया गया। दरअसल एक प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, इंटरनेशनल प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो उस उपलक्ष्य में यूनेस्को ने ग्लामेरो कैनी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 जिनेथ बेट्रोया लीसा जो कि कोलंबिया के पत्रकार हैं इन्हें दिया है। नेक्स्ट हमारा के न्यूयॉर्क के न्यूज एजेंसी ने प्रेस फोटोग्राफर यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को फीचर फोटोग्राफी के लिए ये एक पुरस्कार दिया है। यासीन, यहाँ कुछ एक ये जो कॉमा लगा हुआ है इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो न्यूयॉर्क की एजेंसी उन्होंने फोटोग्राफर, एक तो यासीन है, एक मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये 3 फोटोग्राफर हैं। इनको फीचर फोटोग्राफी के लिए एक अवार्ड दिया है। क्या अवार्ड दिया गया? पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1917 में हुई थी और यह कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय सेना अधिकारी मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। पॉइंट लिखिएगा, सुमन गवानी हैं
जो कि भारतीय सेना में अधिकारी हैं, जो कि मेजर अधिकारी हैं। और ये क्या हैं कि दक्षिणी सूडान में कार्यरत हैं। दक्षिणी सूडान कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो दक्षिणी सूडान में ये कार्यरत हैं और इन्हें एक अवार्ड दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। दरअसल एक सेना है जो यूएन की सेना है, जो शांति सेना है, उससे बहुत सारे सैनिक हमारे भारत से भी जाते हैं। और शांति सेना में, उसी शांति सेना में हमारे यहाँ के मेजर हैं सुमन गवानी, जो कि गए हुए हैं और वहाँ पे मेजर होने के नाते वो वहाँ की कार्य पद्धति या जो वहाँ पे आवश्यक कार्य है हमारी आर्मी का वो कर रहे हैं। तो उनके कार्य को देखते हुए उन्हें अवार्ड मिला है संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का। और यह सम्मान पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है और दक्षिणी सूडान में शांति प्रयास करने के योगदान के लिए सम्मान दिया गया ताकि शांति बनी रहे। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, तो उन्होंने क्या काम किया है कि एक द्वितीय विश्व युद्ध का स्मारक पदक दिया गया है उन्हें। किसने दिया? ये रूस ने दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि सोवियत सैनिकों के स्मारक को संरक्षित रखा है उन्होंने, जो कि उत्तर कोरिया में है। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो स्मारक पदक है वो उन्हें दिया गया है किम जोंग उनको, जो कि दिया है रूस ने। याद रखिएगा, सवाल आता है कि कहाँ के तानाशाह हैं, तो ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। नेक्स्ट है हमारा, मणिपुर के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है थंगजाम धबली सिंह। इन्हें क्या किया कि जापान सरकार ने इन्हें एक अवार्ड दिया है और अवार्ड का नाम है ऑर्थर ऑफ राइजिंग सन। तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबली सिंह को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। और यह सम्मान जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण को संरक्षण या अपने क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि वाले व्यक्ति को दिया जाता है। सही है, याद रखिएगा कि नाम भी ऐसा ही है कुछ इनका, थंगजाम धबली सिंह। सही है, याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा खेल घटना चक्र से है। खेल घटना चक्र में बताऊं तो नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है। अब 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी मेजबानी करेगी भारत सरकार। नेक्स्ट पॉइंट हमारे फोर्ब्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी दुनिया की सबसे अधिक पैसा कमाने वाली खिलाड़ी होगी, जिनका नाम है नियोमी ओसाका। लिखा हुआ है विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? नियोमी ओसाका। नेक्स्ट कुछ है अन्य में अदर चीजें हम सबसे पहले आते हैं दिवस। दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लोग दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं वो मई से लेकर के नवंबर तक के जितने भी दिवस हैं उन्हें जरूर याद कर लें, क्योंकि इसी बीच में एग्जाम बनेगा और इसी बीच के दिवस रखे जाएंगे अधिकतर। एक तो करंट में भी आएगा, दूसरा जो है आपके जीएस में भी आएगा, दोनों चीज़ों में काम करेगा। सबसे पहला है कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। इस बार इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर। ठीक है। नेक्स्ट है 8 मई। 8 मई को एक दिवस मनाया, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। थीम थी इसकी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा 31 मई। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, आप कहीं से नोट कर लीजिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये किसी कारण से छूट गया, एडिटिंग इसमें नहीं हो पाया, कुछ और लग गया है गलती से, या फिर ये पीडीएफ चेंज करते वक्त इसका फॉन्ट में कुछ बदलाव आया है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है पुस्तकें, बताते हैं कुछ पुस्तकें। फियर ऑफ गॉड, ये किताब लिखी है बॉमदेवरा चंद्रबदन वधान ने, इन्हें वधान भी कहा जाता है। बुक का नाम है फियर ऑफ गॉड। अगली है विजयंत ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरोज, ये लिखी एन थापर एवं नेहा द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट जो हमारी किताब है वो है द इकाबोग, और ये किताब जो लिखी है वो लिखी है जे.के. रॉलिंग ने। नेक्स्ट बुक है होप ऑफ माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, रस्किन बॉन्ड, ये किताब आ सकती है। रस्किन बॉन्ड एक फेमस लेखक हैं, ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि रस्किन बॉन्ड लेखक के कारण ये किताब आ सकती है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस के विद्यार्थी विशेष से याद कर लें,
होप ऑन जो बुक है, माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। नेक्स्ट बुक है वुहान डायरी। ये वुहान डायरी समझ लीजिए ये लिखी गई है कोरोना को लेकर के, और लिखी है डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। ठीक है, इस बुक का नाम है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। कहने डिस्पैच का मतलब होता है पोस्ट कर देना है, निकल जाना। कहाँ से? क्वारंटाइन सिटी से एक चीज़ निकलना एक तरह से। इससे रिलेटेड है, कोरोना संबंधित है किताब। और इसके जो लेखक हैं फंग फंग और माइकल बेरी हैं, जो किताब इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो करंट अफेयर था मई का यहीं तक था, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था। इससे ज़्यादा क्या करंट अफेयर बनता, जितना भी था मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में जून के करंट अफेयर की डालनी शुरू करूँगा, जो कि आपको कल से ही मिलेगी। होता है दरअसल, अगर मई का करंट अफेयर डाल रहे तो मई का करंट अफेयर तब लिखाया था जब अप्रैल में हो चुका होता है। तो अप्रैल करंट अफेयर मई में आता है और मई का करंट अफेयर जून में आता है। तो इसके बाद मैं आपको अभी जून का करंट अफेयर डालना शुरू करूँ, कल से आपको वीडियो मिल जाएंगे, 2 वीडियो में आपको जून करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों ध्यान दे के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। दिल्ली पुलिस आसान गोल है, आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगी। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देता रहूँ। नमस्कार।